नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी आंखों के सामने जो मंजर गोदी मीडिया दिखाती है आजकल, उससे ऐसा लगता है जैसे मोदी जी की बीजेपी में, नई बीजेपी में हर तरफ बहार ही बहार है। मोदी जी जहां जाते हैं वहां फूलों की बारिश की जाती है और जगह जगह बीजेपी के बड़े बड़े नेता तालियां बजा बजा कर मोदी जी का स्वागत करते हैं। लेकिन इन तालियों के पीछे, इन फूलों की बारिश के पीछे आज बीजेपी की सच्चाई ये है कि हर प्रदेश में, हर राज्य में घमासान है, मारकाट है, बगावत है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश का नतीजा देखिए, हार देखिए, तो इस हार के पीछे इन दो अहम नेताओं का झगड़ा था, लड़ाई थी, अनुराग ठाकुर वर्सेस जेपी नड्डा। और सच यहाँ ये भी है कि इन दो बड़े नेताओं की लड़ाई में हिमाचल में बीजेपी के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पिस गए और ये लड़ाई हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को हिमालय से खाई में ले आई। मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी अब बागियों का हाल ये है कि मोदी जी को खुद फोन करना पड़ता है और मनाना पड़ता है इन बागियों को, लेकिन इंतहा ये है कि कोई मानने को तैयार नहीं है। ये गुटबंदी, ये घमासान, ये मारकाट, ये सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ दिल्ली के एमसीडी या दिल्ली राज्य तक सीमित नहीं है। आज बीजेपी में ये जो मारकाट है या उसकी जो आग है, ये दिल्ली के बाहर भी है और फैलती चली जा रही है। आप चाहे राजस्थान की बात करिए, आप चाहे मध्य प्रदेश की बात करिए, आप चाहे छत्तीसगढ़ चले जाइए या आप कर्नाटक चले जाइए, कहीं ना कहीं जो कमल है उसमें आपको दरारें गहराती हुई दिखेंगी। और शायद इसीलिए मोदी जी और अमित शाह को लगता है कि 2023 से 2024 का जो सफर है अब मुश्किल होने वाला है। अब बीजेपी के बहुत से जानकार कह रहे हैं कि साहब, हिमाचल अगर हार भी गए या एमसीडी अगर हार भी गए, राजस्थान तो हमारा है। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहां पर अगले साल चुनाव होने हैं और सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, वहां भी मारकाट है। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि सचिन पायलट और गहलोत की घमासान मारकाट से कहीं ज्यादा तलवारें बीजेपी में खिंची हुई हैं। और आप मेरी बात ना मानिए, जरा मोदी जी को सुन लीजिए। न वो विधानसभा में आए, न उन्होंने गरीबों के लिए कोई सवाल उठाया, न उन्होंने कोई बहस की। अरे वसुंधरा जी, आप उन पर इतनी नाराज क्यों होती हो? हिंदुस्तान में वो कहीं ऐसा नहीं करते जी। अरे वसुंधरा जी, आप उन पर इतनी नाराज क्यों होती हो? अब यूं तो मोदी जी इशारा कर रहे थे कि वसुंधरा राजे कांग्रेस से नाराज हैं, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लगता है मन से मोदी जी मन की बात कह गए। नाराजगी तो वसुंधरा जी की बरसों से मोदी जी से है और ऐसा लगता है उन्होंने एडमिट कर लिया सबके सामने। बहरहाल, जो लड़ाई है इस वक्त आज राजस्थान में बीजेपी के अंदर, जो मैंने पहले भी कहा कांग्रेस से कहीं ज़्यादा बड़ी है, कहीं ज़्यादा गंभीर और संगीन है। उसका एक कारण यह है कि मोदी नहीं चाहते कि वसुंधरा मुख्यमंत्री बने। उनकी कोशिश है कि जो गजेंद्र शेखावत हैं, अब ये जो गजेंद्र शेखावत साहब हैं, ये इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी जी के चहेते हैं। राज्यवर्धन राठौर ये भी एक शख्स हैं जिनकी वसुंधरा जी से नहीं बनती है। और जितने भी लोग वसुंधरा के मुखालिफ हैं, कहीं ना कहीं उनके पीछे जो हाथ है, जो शय है, वो या तो नरेंद्र मोदी की है या फिर अमित शाह की। एक और तस्वीर देख लीजिए कि राज्यवर्धन राठौर या गजेंद्र शेखावत, इनके अलावा वसुंधरा ने तलवारें और किस किस से खींच रखी हैं महाराणा प्रताप स्टाइल में। एक हैं राजेंद्र सिंह राठौर, ये बीजेपी के डिप्टी लीडर हैं पोजीशन के, और इनको भी लगता है कि मोदी जी हो सकता है इनके पीठ पर हाथ रखें और ये मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये भी वसुंधरा राजे को कुछ नहीं समझते। गुलाब चंद कटारिया, पुराने नेता बीजेपी के और पुरानी अदावत वसुंधरा से, नेता विपक्ष हैं बीजेपी के राजस्थान विधानसभा में, इनकी भी नहीं बनती। और सतीश पुनिया, ये जो साहब हैं नंबर 3,
इनको बीजेपी ने इसलिए स्टेट प्रेसिडेंट बनाया था कि ये गुटबंदी को दूर कर दे राजस्थान में। लेकिन ये जो जाट नेता सतीश पुनिया है, गुटबंदी तो दूर नहीं हुई, एक अलग गुट इन्होंने वसुंधरा के खिलाफ वहाँ पर खोल दिया, एक अलग मोर्चा खोल दिया। तो ये जो आप मोर्चेबंदी देख रहे हैं, मैंने कुछ झलक आपको दी है। हकीकत सच ये है ज़मीन का कि ये जो गुटबंदी है ये सिर्फ जयपुर तक नहीं, ये ज़िले ज़िले में आपको मिलेगी, पूरे राजस्थान में। अब दोस्तों, चुनाव तो मध्य प्रदेश में भी है अगले साल, और बहुत निर्णायक चुनाव है क्योंकि 29 सीटें हैं। आप कह सकते हैं कि एक ऐसा स्टेट जहां पर आरएसएस का गढ़ रहा और जहां बीजेपी थोक के भाव सीट जीतती रही है, लेकिन हालत यहां भी अच्छी नहीं है। अब शिवराज सिंह चौहान मामा जो हैं, शुरू से ही इनकी मोदी से बनी नहीं, क्योंकि मोदी जी को लगता था कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं ये अडवाणी जी के आदमी हैं, और अडवाणी जी चाहते हैं कि इनको ही 2014 में पीएम प्रोजेक्ट किया जाए। तो ये लड़ाई पुरानी हो चुकी है, प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर थी, और इसका नतीजा ये हुआ कि शिवराज सिंह चौहान के मुखालिफ कई मोहरे खड़े कर दिए गए। जैसे एक साहब नरोत्तम मिश्रा हैं, आप ग्राफिक्स में देखिए, नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अमित शाह के आप कह सकते हैं दाहिने हाथ हैं, और दाहिने हाथ अमित शाह के वीडी शर्मा जो बीजेपी के मध्य प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, ये भी हैं। और ये दोनों सोच रहे हैं, वीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा, कि किस दिन मामा की कुर्सी का एक पाया कमजोर हुआ तो मामा को गिरा दिया जाए, क्योंकि अमित शाह उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। अब इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये जो नए राजकुमार हैं बीजेपी के, जिनको एक तरह से गोद ले लिया है, गोदी राजकुमार आप कह सकते हैं, ये भी एक बड़ा फेस हो सकते हैं। और किसी भी समय शिवराज सिंह चौहान को, जैसे गुजरात में मुख्यमंत्री बदले गए, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदला गया, या आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदला गया, उसी तरह जिस दिन शिवराज सिंह चौहान को किनारे किया जाएगा, उस दिन ये जो राजकुमार हैं, ये सीधे एयर इंडिया की फ्लाइट से भोपाल पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बात जब अगले साल की हो रही है, चुनाव की हो रही है, घमासान की हो रही है, बीजेपी की हो रही है, तो एक और राज्य की बात कर लेते हैं, कर्नाटक, जहां मई में, जी हाँ, चंद महीने बाद जहां चुनाव होने जा रहा है। और उस चुनाव की बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि जरा इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। हो सकता है कि इनका नाम, इनका चेहरा आप ना जानते हो, मैं बताऊंगा, लेकिन तस्वीर पहले देख लीजिए, कहानी दिलचस्प है। दोस्तों, ये बीएल संतोष साहब हैं, आप कह सकते हैं कि आरएसएस के बड़े नेता रहे, प्रचारक रहे, और आज की तारीख में बीजेपी के संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री। सारा जो संगठन है बीजेपी का, वो इन्हीं के हाथ पे है। मोदी जी से सलाह करके ये पार्टी चलाते हैं, नड्डा से सलाह करके पार्टी चलाते हैं। अब संतोष साहब कर्नाटक से आते हैं, और कर्नाटक में इनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी जागी कि कर्नाटक में बीजेपी के सबसे बड़े नेता येदुरप्पा साहब, उनसे ही इनका 36 का आंकड़ा हो गया। और इस तरह मतभेद हुए, इस तरह मनभेद हुए, इस तरह एक चिराग ने दूसरे चिराग को जलाना शुरू किया, खत्म करना शुरू किया, कि अंधेरा छाने लगा कर्नाटक में। और तब एक बड़े ऑपरेशन के तहत संतोष साहब को दिल्ली लाया गया, ट्रांसफ़र किया गया, और इनको पहले सह संगठन मंत्री बनाया गया, बाद में संगठन मंत्री बनाया गया। लेकिन अदावत तो अदावत होती है, इन्होंने येदुरप्पा की छुट्टी करा दी। हालांकि येदुरप्पा साहब को अब फिर लेकर आए हैं, इनको फिर से बीजेपी पार्टी में लाया गया है, लेकिन अदावतें और खासकर संघ की जल्दी दूर नहीं होती। इसलिए कर्नाटक भी दोस्तों कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। अब दोस्तों, मेरी जो खबर है, मेरी जो कुछ बीजेपी के रिपोर्टरों से बात हुई है, जो बीजेपी को कवर करते हैं, बहुत खास हैं अमित शाह के और मोदी जी के, उनका ये कहना है कि हिमाचल की हार कहीं ना कहीं मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनके चेहरे से तो झलक नहीं रहा है, वो अपने लिए तालियां भी बजवा रहे हैं, फूलों की बौछार भी करवा रहे हैं, लेकिन हिमाचल मोदी नहीं भूले हैं। जिस तरह से उन्होंने फ़ोन कर करके बागियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी ज़्यादा थी, फैली हुई थी, कि उस आग को बुझा नहीं पाए। अब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने एक सीक्रेट एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है कि हिमाचल की हार का कारण क्या है, और अमित शाह उस
रिपोर्ट को बनवा रहे हैं। हालांकि जो प्रदेश की कार्यकारिणी है वो भी एक रिपोर्ट भेजेगी, बीजेपी नेशनल पार्टी जो ऑब्जर्वर हैं वो भी अपनी रिपोर्ट देंगे, लेकिन मोदी जी की जो सीक्रेट रिपोर्ट है ये जब आएगी तो हो सकता है कि ये जो साहब हैं अनुराग ठाकुर, जिन्होंने अमित शाह जी के बेटे जय शाह को बीसीसीआई में सेक्रेटरी बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था, हो सकता है कि गाज इन पर भी गिर जाए। इनके पास 2 मंत्रालय हैं, 1 मंत्रालय छिन जाए। या हो सकता है कि जेपी नड्डा, जिनसे कहीं ना कहीं मोदी जी खुश नहीं है, कि इन्हीं दोनों की लड़ाई की वजह से, जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर की जो लड़ाई सड़कों पर आ गई थी, हिमाचल की हार का एक अहम कारण था बीजेपी का। तो किसी की भी छुट्टी हो सकती, लेकिन इससे बड़ा ऑपरेशन, आप कह सकते हैं ऑपरेशन मामा कह लीजिए आप इसको, या जो भी कह लीजिए, ऑपरेशन भोपाल कह लीजिए, इससे बड़ा ऑपरेशन मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। और मध्य प्रदेश में कई विधायक हैं, जिसमें से एक विधायक ने तो खुलेआम चिट्ठी लिख दी अमित शाह को कि जैसा ऑपरेशन गुजरात में हुआ था, गुजरात में जिस तरह से मुख्यमंत्री को हटाया गया, कैबिनेट बदल दी गई, मोदी जी आपको मध्य प्रदेश में भी यही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर है, गुटबंदी है, अमित शाह की लॉबी कहीं पर है, कहीं मोदी की लॉबी है, कहीं संघ की लॉबी है, कहीं मामा की। हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को नमस्कार कर दें, या केंद्र में बुला लें, या किसी और को भेज दें। तो एक ऑपरेशन मध्य प्रदेश में भी होने जा रहा है। हालांकि कर्नाटक में फिलहाल मोदी जी कहीं ना कहीं उनकी मुट्ठी बंदी है, क्योंकि समय बहुत कम है। और जो खबरें आ रही हैं वहाँ पर इस बार फाइट बहुत टफ है। जब से भारत जोड़ो यात्रा निकली है कर्नाटक से, और वहाँ पर डी शिव कुमार और सिद्धरामैया का एक पैचअप कराया है राहुल गांधी ने, आप कह सकते हैं कि हिमाचल का जो पार्ट 2 है वो आपको कर्नाटक में देखने को मिल सकता है। तो कर्नाटक को फिलहाल मोदी टच नहीं करना चाहते, लेकिन 2 जगह उनके ऑपरेशन होंगे। और जहाँ तक राजस्थान की बात है, खेल वहाँ भी होने जा रहा है। अब दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कल, जिसमें मैंने कहा था कि अगला साल 2023, अगला साल हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए हिंदुस्तान में एक मुसीबत भरा, एक मुश्किल साल आ रहा है। क्योंकि जो मंदी है और उसकी जो लहर, जो आप कह सकते हैं अमेरिका, यूरोप होते हुए धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रही है, उधर चीन की तरफ से बढ़ रही है, वहाँ पर मंदी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी और भी ज़्यादा भयावह स्थिति में होगी। तो एक चैलेंज मोदी जी के लिए आर्थिक मोर्चे पर है, जिसके निपटने के लिए कोई प्लान नहीं दिखता। और दूसरा जो चैलेंज है मोदी जी के लिए, वो 5 राज्यों में चुनाव है, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। और कर्नाटक थोड़ा निर्णायक है, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव मई में होने वाला है, 4-5 महीने के अंदर। और इसलिए अगर ये जो चुनाव है कांग्रेस बनाम भाजपा कर्नाटक में, अगर इसका फैसला थोड़ा सा भी हिमाचल की तर्ज पर आता है, तो मोदी जी के लिए एक खतरे की घंटी है। और मुझे लगता है कि बहुत से डेवलपमेंट होने वाले हैं, राजनीतिक उथल पुथल होगी, ये ऑपरेशंस भी होंगे, कई जगह कुछ लोग गद्दी से उतारे जाएंगे, कुछ नए बैठाए जाएंगे। मुझे लगता है मैं अपडेट करता रहूँगा। बहरहाल अंत में आपके कमेंट्स, आपके आइडियाज़ वो ज़रूर मुझे मिलने चाहिए। मेरी कोशिश होगी पढ़कर जवाब दूँ, और बहुत हौसला मिलता है आपसे। और इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये जो घमासान है, ये जो लड़ाई है, जो तलवारें खींच रही हैं, इस पर बार बार गोदी मीडिया के एंकर पर्दा डाल रहे हैं। वो सिर्फ तालियां ही दिखाते हैं, फूलों की बारिश ही दिखाते हैं मोदी जी पे। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर आप कहीं ना कहीं शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अन्य माध्यम पे। तो ये आज का वीडियो था। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें। यही आपका सपोर्ट है मुझे, मेरे लिए। फ़िलहाल ये आज का वीडियो था, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।